आज हम सब कक्षा 8वीं की हिंदी का पाठ 3 जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका अनुभव विस्तार देखेंगे। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं। त्रस्त, इसका अर्थ क्या होता है? पीड़ित, ललाट, भालिया, माथा। ये इन शब्दों के अर्थ मैंने आपको अपनी कॉपी में लिखने के लिए बोला था। हो सकता है आपने लिख लिए हो। यदि नहीं लिखे हो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इन शब्दों के अर्थ लिखना है। उसके बाद हम आगे हल करेंगे। क्या दिया है? पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब क, इसमें क क्या है? सही जोड़ी बनाइए। क्या करना है? हमें सही जोड़ी बनाना है। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं आगे पीछे हैं, इनके उत्तर हमें सही करना है। जैसे मगध की राजधानी, तो अब श्रावस्ती है, राजगृह है, अंगुलीमाल या फिर प्रसेनजीत। हमें क्या करना है? इसमें से छांटना है। तो मगध की राजधानी क्या होगी? राजगृह। ठीक है। और कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। इसको हमने इससे मैच कर दिया। ऐसे ही कौशल प्रांत का राजा कौन होगा? कौशल प्रांत का राजा प्रसेनजित। ठीक है। कौशल प्रांत का राजा को हमने किससे मिलाया? प्रसेनजित से। और डाकू का नाम क्या है? डाकू का नाम है अंगुलीमाल। तो ये हमने क्या बना ली? जोड़ी बना ली। अब आगे क्या प्रश्न है? दिए गए विकल्पों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? हमें विकल्प चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें क्या दिया है? पहला, महात्मा बुद्ध ने को धीरज बंधाया। अब किसको धीरज बंधाया था महात्मा बुद्ध ने? राजा को या प्रजा को? हमने पाठ में क्या पढ़ा था? तो उसमें आएगा राजा को। तो हमें यहाँ पर लिखना है राजा। ठीक है। ये भी आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। और अंगुलीमाल डाकू था। अब यहाँ पे बीच में रिक्त स्थान दिया है। तो अब कैसा डाकू था? सीधा साधा था या फिर भयंकर था? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? भयंकर। कैसा डाकू था? भयंकर डाकू था। ठीक है। अब महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से, यहाँ पर रिक्त स्थान और कहा। अब महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से क्या कहा? प्रेम पूर्वक या कैसे कहा? प्रेम पूर्वक कहा या फिर शांति पूर्वक कहा? तो उन्होंने कैसे कहा था उनसे? प्रेम पूर्वक, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रेम पूर्वक। ये आपको बुक में भी फिल करना है और अपनी कॉपी में भी इस प्रश्न को नोट करना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर दिए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला क्या है? राजा प्रसेनजित क्यों चिंतित थे? अब पाठ में हमने पढ़ा था उनकी चिंता का मुख्य कारण क्या था? अंगुलीमाल डाकू था। तो महात्मा बुद्ध ने डाकू को कैसे पहचाना? और ठहर जा इसने किससे कहा था? महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान क्यों रहती थी? ये सारे क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इनके प्रश्न उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। तो राजा, सबसे पहला प्रश्न, राजा प्रसेनजित क्यों चिंतित थे? इसका उत्तर देखिए यहाँ नीचे है, ये है ना। राजा प्रसेनजित अंगुलीमाल के अत्याचार से चिंतित थे। जो डाकू अंगुलीमाल था वह प्रजा पर बहुत ही अत्याचार कर रहा था, इसलिए राजा क्या थे? चिंतित थे कि इसको कैसे सही किया जाए। ठीक है। तो ये पहले प्रश्न का, ये अ वाले का उत्तर ये रहा। अब ब क्या है? प्रश्न नंबर ब, महात्मा बुद्ध ने डाकू को कैसे पहचाना? अब महात्मा बुद्ध ने डाकू को कैसे पहचाना? तो इसका उत्तर यहाँ पर है, महात्मा बुद्ध ने डाकू को उसके भयंकर रूप से पहचाना, है ना। महात्मा बुद्ध को कब पता चला कि ये डाकू है? जब महात्मा बुद्ध ने उनका भयंकर रूप देखा तो उन्हें लग गया कि यह क्या है? डाकू है। अब ठहर जा किसने किससे कहा था? ये प्रश्न है आगे का। तो इसका उत्तर ये स यहाँ पर दिया है। ठहर जा डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा था। जब महात्मा बुद्ध वन में प्रवेश कर रहे थे तो वहां पर क्या हुआ था? वे जब अंदर प्रवेश करने लगे तो डाकू अंगुलीमाल ने उन्हें देखा। तब वे क्या बोले? डाकू अंगुलीमाल क्या बोला उनसे? महात्मा बुद्ध से कि ठहर जा, है ना। डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान क्यों रहती थी या किस कारण से? तो महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान अपने ज्ञान से रहती थी। वो कैसे थे? वो बहुत ज्ञानी थे, इसलिए उनके चेहरे पर हमेशा
क्या रहती थी? मुस्कान रहती थी। तो आपको क्या करना है? ये उत्तर अपने कॉपी में लिखना है। ठीक, इसके बाद आगे आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब अभी थे अति लघु उत्तरीय, इसका मतलब होता है इसका वाक्य में उत्तर देना है। अब आते हैं लघु उत्तरीय। तो पहला प्रश्न क्या है? डाकू का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा? अब डाकू का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा, इसका उत्तर यहाँ दिया है। अंगुलीमाल ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमी मार चुका, इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। आपको इस प्रश्न का उत्तर ये लिखना है। ठीक है, क्यों पड़ा उसका नाम अंगुलीमाल? क्योंकि वह जितने लोगों को भी मार रहा था वह याद नहीं रख पा रहा था, इसलिए वह क्या करता था, एक एक करके मारने के बाद अंगुलियों को काट काट कर गले में उसकी माला बनाकर पहनता जा रहा था। तो उसके गले में क्या हो गया था? बहुत सारी अंगुलियों की माला बन चुकी थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? अंगुलीमाल। अब दूसरा प्रश्न है, पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध जंगल में क्यों प्रवेश कर गए? तो पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध जंगल में इसलिए प्रवेश कर गए। क्यों प्रवेश किया उन्होंने? देखिए कारण, उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, है ना, और उन्हें आत्मज्ञान हो गया। फलस्वरूप उन्हें किसी की चिंता नहीं थी और न उन्हें कोई डर ही था। अब एक एक कारण क्या बताया कि वे क्या था, दूसरों के कष्टों से दुखी थे, मतलब वो दूसरों के दुख को देखकर वो बहुत दुखी थे और चाह रहे थे कि मैं इनका दुख कैसे दूर करूं। और दूसरा कारण ये था, उन्हें आत्मज्ञान हो गया था, है ना, इसलिए उन्हें किसी भी बात का डर नहीं था कि कोई मुझे मार भी सकेगा या मेरा कुछ बिगाड़ सकेगा। ठीक है, तो ये दो कारण थे पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध के जंगल में प्रवेश करने के। अब तीसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय क्या विचार कर रहे थे? क्या विचार कर रहे थे? तो महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय विचार कर रहे थे। क्या विचार किया था उन्होंने? आदमी आदमी को क्यों मारता है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता, है ना। क्या विचार किया उनके मन में? ऐसा विचार आया कि जो आदमी है वह आदमी का ही दुश्मन है ना, क्यों मार रहा है ये आदमी आदमी को ही, और जो जीव है वह जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता, हमेशा दुखी क्यों होता है एक दूसरे जीव को देखकर। अब तीसरा प्रश्न क्या है, अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अब महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अब जब अंगुलीमाल जो डाकू था उनकी भेंट किससे हुई? महात्मा बुद्ध से। तो महात्मा बुद्ध इतने ज्ञानी थे, इतने मतलब उनके चेहरे पर इतना तेज था कि उन्हें देखकर ही यादें तो क्या हो जाते थे, उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे और उनकी वाणी सुनकर भी आकर्षित होते थे। तो महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को किसका किसका? शांति का, दया और प्रेम का उपदेश दिया। इससे उसकी आंखें खुल गई, है ना, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ दी और कटार फेंक दी। उसने हिंसा का जीवन हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब क्या किया? इस तरह उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। अब जब वो उसकी भेंट हुई महात्मा बुद्ध से और उसने महात्मा बुद्ध की वाणी सुनी, उनका क्या था, शांति, दया और प्रेम से दिया हुआ उपदेश जब उसने सुना तो क्या हुआ, उसकी आंखें खुल गई। उसको लगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वह क्या है, गलत है। तो उसके मन का क्या हो गया, अंधकार दूर हो गया और उसने अंगुलियों की माला को क्या कर दिया, तोड़ दिया और उसके हाथ में जो कटार थी वह फेंक दी और हिंसा का जीवन उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस तरह उसका जीवन और उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह महात्मा बुद्ध का क्या बन गया, शिष्य बन गया। तो ये हमने प्रश्नोत्तर देखे, आगे देखेंगे
बोलिए और लिखिए, तो ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, इसको केवल बोलना है। प्रतिभा, है ना, त्रस्त, त्राहि त्राहि, युक्ति और निशस्त्र। अगला प्रश्न है, आपको ये कॉपी में लिखना है। सही वर्तनी पर गोला लगाइए। अब परसेनजित है ना, परसेनजित है या परसेनजित है या प्रसेनजित है या प्रसेनजित है, तो सही शब्द क्या है बताइए आप। परसेनजित, परसेनजित, प्रसेनजित या परसेनजित। तो ये जो तीसरे नंबर का है यह शब्द सही है। तो पहले तो आपको ये अशुद्ध वाले शब्द लिखना है और फिर इसकी आगे डैश करके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसका सही शब्द प्रसेनजित। ठीक है। अब आता है वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान और वर्तमान। तो सही शब्द क्या हो जाएगा, वर्तमान। ये जो दूसरा वाला शब्द है यह क्या होगा, सही शब्द है, वर्तनी शुद्ध है इसकी। ठीक है। अब निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनका हमको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे धीरज, सावधान। तो अब धीरज आपको क्या करना है, ऐसा धीरज लिखा और उसके आगे उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग धीरज का क्या हो जाएगा, हमें मुश्किल समय में क्या रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। हमें मुश्किल समय में, धीरज का अर्थ क्या होता है, धैर्य, है ना। हम जो जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, मुश्किल समय में धीरज रखना चाहिए। ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। ऐसे ही आप अन्य शब्दों के, जैसे सावधान, है ना, फिर क्या आएगा, चीख पुकार। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कोशिश करना है खुद से लिखने की, क्योंकि आप कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं और आपको ये चीजें आना चाहिए। तो सावधान का मैं बता देती हूँ आपको कैसे लिखेंगे। सावधान मतलब हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, ये हो सकता है। चीख पुकार, है ना, जो प्रजा की चीख पुकार सुनकर राजा परेशान हो गए। अब चिंता, जो राजा प्रसेनजित थे वे क्या थे, चिंता में डूबे हुए थे। फिर दृष्टि, दृष्टि का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे ही महात्मा बुद्ध की दृष्टि अंगुलीमाल पर पड़ी उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। और प्रेम पूर्वक, महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को कैसे समझाया, प्रेम पूर्वक समझाया। तो आप इस शब्द का प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, विपरीतार्थी शब्दों की जोड़ी बनाइए। विपरीतार्थी का मतलब क्या होता है, विपरीत आर्थी यानी अर्थ वाले, विपरीत अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी। यहाँ शब्द दिया है जन्म, तो इसके विपरीत यानी इसका उल्टा इधर से हमें ढूंढना है, क्या होगा, दुखी होगा, शांति, कठिन, मरण या अहिंसा। क्या होना चाहिए, जन्म का होगा मरण, तो हमें इससे इसकी जोड़ी बना लेना चाहिए। फिर सुखी, सुखी का क्या हो जाएगा, दुखी। ऐसे ही हिंसा का क्या हो जाएगा, अहिंसा। और सरल का क्या हो जाएगा, कठिन। तो सरल को हमने कठिन से मिला दिया और शांति का हो जाएगा अशांति। तो ये प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आगे दिए हैं, समानार्थी शब्द पर गोला लगाइए। समानार्थी, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, विपरीतार्थी यानी अलग अर्थ प्रदान करने वाले। अब यहाँ आता है समानार्थी यानी समान अर्थ या एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, समानार्थी। तो यहाँ दिया है पेड़, तो पेड़ का शब्द क्या होगा, एक सही समान अर्थ वाला, वृक्ष, पानी, आग और जंगल। तो क्या होना चाहिए, पेड़ का समानार्थी शब्द वृक्ष। पेड़ को हम क्या कहते हैं, वृक्ष। तो इसका समानार्थी शब्द वृक्ष है, तो हमें इस पर गोला लगा दिया। ठीक। ऐसे ही राह, राह का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो राजा, तरु, रास्ता और हवा, इसमें से छांटना है हमें। राह शब्द का समानार्थी, तो क्या हो जाएगा, रास्ता। इस पर हमने सर्कल कर दिया। ऐसे ही आंख, आंख का क्या हो जाएगा, सागर, नदी, नभ या नेत्र। क्या होगा इन चारों में से, तो आंख का क्या हो जाएगा, नेत्र। तो हमने इस आंख का जो समानार्थी शब्द है उसको क्या कर दिया, हमने सर्कल कर दिया। ठीक। इसके आगे दिया है प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और संज्ञा
विशेषण और क्रिया छांट कर तालिका में लिखिए। अब आप कैसे छाटेंगे? सबसे पहले आपको किसकी परिभाषा आना चाहिए? संज्ञा की। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब विशेषण की, संज्ञा की परिभाषा जान ली, विशेषण की जान ली। अब क्या आता है? क्रिया। क्रिया क्या होती है? कर्ता के द्वारा जो काम किया जाए वह क्रिया, या जिस शब्द से किसी काम का होना प्रदर्शित हो वह क्या होगी? क्रिया। तो हमें इन शब्दों में हमें क्या करना है? छांटना है। और उसको कहाँ लिखना है? इस कॉलम में अलग अलग करके। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध रुक गए। अब हम एक एक वाक्य को लेंगे। पूरा वाक्य यहाँ खत्म हुआ, महात्मा बुद्ध रुक गए। आप देखिए यहाँ महात्मा बुद्ध, ये क्या है? ये नाम है महात्मा बुद्ध। तो ये क्या हुआ? संज्ञा हुई। तो हमने यहाँ लिख दिया महात्मा बुद्ध, ये संज्ञा है। ठीक है। रुक गए, रुकना क्या हुआ? रुकना क्रिया हुई। तो हमने यहाँ लिख दिया रुक। ठीक है। ऐसे ही तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई, है ना? घनी झाड़ियां चीरती हुई। अब झाड़ियां क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। तो हमने यहाँ इसको लिख दिया झाड़ियां। अब झाड़ियां कैसी थी? घनी। घनी क्या हुआ? किसी संज्ञा, सर्वनाम या की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहेंगे। तो जो घनी शब्द है वह क्या है? विशेषण है। ठीक है। चीरती हुई एक विकराल मूर्ति। अब मूर्ति किसमें आएगा? मूर्ति शब्द आएगा संज्ञा में। तो हमने यहाँ लिख दिया। और कैसी मूर्ति? विकराल। तो विकराल शब्द क्या है? विशेषण है। इसको हमने विशेषण के ब्रैकेट में लिख दिया। आ खड़ी हुई, आना है ना? आ खड़ी हुई यानी आ खड़ी हुई क्या है? क्रिया है। आ खड़ी हुई ये क्या है? क्रिया है। तो हमने इसको क्रिया वाले बॉक्स में लिख दिया। अब ऊंचा, कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है? ऊंचा कद। कद कैसा? ऊंचा। तो ये क्या है? ऊंचा कद विशेषण है। ठीक है। और भयानक शरीर, काला शरीर, कैसा? काला शरीर, ये भी विशेषण है। ठीक। फिर चेहरा लाल, चेहरा कैसा? लाल। तो चेहरा क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। यहां से भी जो शरीर है वह क्या है? संज्ञा है। तो शरीर को भी हमने संज्ञा वाले बॉक्स में लिख दिया। अब भयानक चेहरा हो गया। आंखें कैसी? आंखें लाल। तो लाल शब्द क्या हुआ? विशेषण। और विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए, यानी किसकी विशेषता बता रहा है? आंखों की। तो आंखें क्या हुई? संज्ञा हुई। हमने इसको संज्ञा के बॉक्स में लिख दिया। अब आता है बिखरे बाल। तो बाल क्या है? संज्ञा है। और बिखरे, कैसे बाल थे? बिखरे हुए। तो बिखरे शब्द क्या है? विशेषण है। और ऐसे ही बड़ी बड़ी मूछें। अब मूछें कैसी? बड़ी बड़ी। ठीक है। तो मूछें शब्द संज्ञा हुई और बड़ी बड़ी शब्द क्या हुआ? बड़ी बड़ी शब्द हुआ विशेषण। ठीक है। उसके बाद दिया है लंबी मजबूत भुजाएं। कैसी? लंबी। ये क्या है? विशेषता बता रहे किसकी? भुजाओं की। तो लंबी और मजबूत जो है वह क्या है? विशेषण है। और लंबी और मजबूत क्या? तो भुजाएं। भुजाएं हमने यहाँ लिख दिया। भुजा किसको बोलते हैं? जो हमारी कोहनी और हमारे कंधों के बीच का भाग होता है उसे हम भुजा कहते हैं। ठीक है। चौड़ा सीना। अब चौड़ा शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और सीना शब्द क्या होगा?
ये होगा संज्ञा। ठीक, हाथ में कटार, हाथ में क्या था, कटार, तो कटार शब्द संज्ञा है, वस्तु का नाम है। और हाथ में कटार, तो हाथ भी क्या है, संज्ञा है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब ये क्या हुआ, हमने इसको पूरा ब्रैकेट लिख दिया है। आपको यहाँ तो सिर्फ 3 ब्लॉक दिए हैं, लेकिन आपको ब्लॉक बड़े करके इन सारे शब्दों को एक एक लाइन में लिखना है। ठीक है, अब कॉपी आपको कंप्लीट करते रहना है। क्यों, क्योंकि अगले मंथ में आपकी एग्जाम रहेगी। अभी तक मैं कॉल करने पर, बच्चों से बात करने पर पता चला कि अभी तक बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अभी कंप्लीट नहीं हुई है कॉपी, तो आप वीडियो देखकर कॉपी ज़रूर कंप्लीट करें।